सो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये वो जो ऊपर और नीचे वाले वायर होंगे, अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख रखा होगा तो भी पैरेलल होने के कारण जीरो रहेंगे, और अगर इस तरह से इंक्लाइन हो भी जाएंगे तो ये दो फोर्सेस हमेशा हर जगह पे हर एंगल पर एक दूसरे की अपोजिट इस तरह से होंगे कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेम रहेगी। तो ऊपर दोनों वाले वायर्स, ये ऊपर और नीचे वाले बॉटम एसपी और क्यूआर वाले वायर के कारण जो भी फोर्स आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और लाइन ऑफ एक्शन सेम रहने के कारण नेट टॉर्क भी जीरो रहेगा। इसमें दो फोर्स इक्वल अपोजिट हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ साइड वाले वायर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी चीज हमें समझनी थी, ये सारी चीजें अब हम समझ चुके हैं इतनी। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे कहानी को प्रोसीड करते हैं कि हमें पता चल गया ये फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क जो लगा इन दो इक्वल अपोजिट फोर्स के कारण, वो टॉर्क हमारे पास आई पता चली गया क्या कि एन आई बी बी, और दो के कारण ये जो हमने डिस्टेंस निकाली थी अपवर्ड मान लिया था, ये इसको ए रख रखा है, फ्रंट से जो डिस्टेंस है, सॉरी ये वाली डिस्टेंस तिरछा जब है उसको ए बोला था, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि हमने फोर्स अपवर्ड मान लिए थे उसके अकॉर्डिंग ये थीटा था। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, सॉरी थीटा कौन सा था, थीटा शायद ये था हमारा, किसके साथ एंगल है हमारा, ये बी के साथ, बी के साथ ये थीटा, ये टोटल 90 था तो ये 90 माइनस थीटा हो गया था, और ये टोटल 90 डिग्री है उसमें से 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये ए साइन थीटा आ जाएगी, ये ए कॉस थीटा आ जाएगी। ये सब कुछ हम कर चुके थे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही थी ए साइन थीटा। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था। यहां पर लेकिन जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छी बात और होती है कि हमने जो कॉनकेव शेप्ड के मैग्नेट लिए हैं, इससे एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसकी ही अपनी इंपॉर्टेंस है। उससे होगा क्या, ठीक है, उससे क्या होगा साहब, ये देखिएगा। अब हम ये वाली जो ये इस तरीके से फ्रेम है, केवल इसको हम टॉप से देख रहे हैं ऐसे। जब टॉप से देखोगे तो केवल ये लाइन दिखेगी आपको ऐसे सामने। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी कॉइल है, इसको जब मैं ऐसे टॉप से देखूं या ऐसे भी देखूं तो सिर्फ आपको ये वाली कॉइल की ये फ्रंट यही नजर आएगी। ऐसे देखूंगा तो भी यही नजर आएगी, या ऐसे करके देखूंगा तो भी यही नजर आएगी। ये कॉइल ये इस सिलेंडर पर फिक्स्ड है, इस सिलेंडर के ऊपर ये फिक्स है पूरी की पूरी कॉइल। ठीक है, सो अब हम इसको बता रहे हैं जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर एक हमने क्या फिक्स कर दी है, ये सिलेंडर नीचे तक है। अब इसको जब मैंने ऐसे कर दिया, इस सिलेंडर को उठाया और ऐसे कर दिया, तो ये ऊपर वाली नजर आएगी, ये मैंने ऊपर वाली नजर कर दी। ये देखिए ये कॉइल, ये इसमें कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो उससे क्या होने वाला है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये है हमारा कॉइल, कॉइल की वाइंडिंग्स। ठीक है, इसका अगर एरिया वेक्टर पूछूं तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर वाला मान सकते हो या नीचे वाला मान सकते हो, यानी कि परपेंडिकुलर, कोई सा भी एक मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो अब देखिए यहां पर कि क्या होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर जब मैंने इसको घुमाया, सो इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, यहां पर देखिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बिल्कुल ठीक। अभी हमें दिख रहा है, मैग्नेट भी बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने मैग्नेट बना दिए, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, और ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर के ऊपर ही ये वाइंडिंग हुई हुई है, यहां से आता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये इस तरीके का। मैग्नेटिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर है ऊपर, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो बी और ए के बीच का एंगल चल रहा है भी 90 डिग्री इसमें फर्स्ट सिचुएशन में।
क्या हर सिचुएशन में 90 होगा कि नहीं होगा, वो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। अब देखिएगा कि जब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बनाऊं कि इसको हमने कॉनकेव क्यों लिया, उसका रीजन समझिएगा। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहां से ये ऐसे सीधी चली गई। देखिएगा ढंग से समझना इस चीज को, ये मेजर कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर ये चली गई। अब अगर मैं दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं तो हमें पता है कि जो भी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, ऑलवेज दे स्टार्ट और एंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब भी सरफेस से बाहर निकलती है या एंटर करती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर सरफेस लीनियर है तो ऐसे परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी, लेकिन सरफेस अगर कर्व्ड है यानी कि सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है तो इस तरीके से बाहर निकलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने देख ही रखा है। ठीक यही कहानी मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। जो भी सर्कुलर शेप्ड कर्व्ड शेप की चीजें होती है उससे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज स्टार्ट एंड एंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं इसका कोई सा एक सरफेस पॉइंट ले लूं, ये देखो यहां पर, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, ये परपेंडिकुलर। ये जिस शेप में हमने कर्व्ड ले रखा है उसी शेप का हमारा सिलेंडर भी, यानी कि एक तरह से अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो इनके दोनों के सेंटर इसी जगह पे लाई कर रहे हैं, तो दिखेगा ऐसा कि ये इधर जा रही है और हमको दिखेगा ऐसा कि ये यहां पर परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। लेकिन मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसे जा रही है। कोई बताएगा मुझे रीजन कि मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकता हूं, पूरी डॉटेड लाइन? क्या ये बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? पहले तो ये बताइए, यस और नो, क्या ऐसे ड्रॉ होगी कि नहीं होगी? नो सर। जल्दी जल्दी, हाँ नो ना? सर। तो देखिए साहब, हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसी नहीं बना सकते। रीजन सुनिए, आपको शुरू में बताया था कि कोई भी, और आपने 10th ग्रेड में भी पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहे वो पैरेलल इस फॉर्म में हो या कर्ड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, या बार मैग्नेट की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हाउ मच क्राउडेड दे आर डजंट मैटर एट ऑल, बट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे सेंटर से पास करते हुए समझाने के लिए, ये वाली और ये वाली, ये तो इस सेंटर पर इंटरसेक्ट कर गई। अब अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूंगा तो यहाँ तो दो डायरेक्शन हो सकती है, इसी एक जगह पे इधर, इसी एक जगह पे इधर, और दूसरी बनाऊंगा तो ऐसे तो बहुत सारी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ये तो हमारा कॉन्ट्रेरी हो गया कि नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट और या इंटरसेक्ट करिए, ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं कि क्या जादू होता है। और ये अच्छा फिर भी बनती ऐसे ही है, बनेगी ऐसे ही, ये इधर गई और इसके सामने ये इधर की सरफेस पे परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। इधर अगर मैं एक सरफेस ले लूं तो इससे परपेंडिकुलर ये गई, यानी कि सेंटर की तरफ जाती भी नजर आएगी, अंदर नहीं जाएगी, ये इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है। यहां ले लूं तो ये ऐसे सेंटर से नजर आई और ये इधर, इसी तरह से यहां पर ले लूं मैं तो ये इधर, मान लीजिए इसको आगे बढ़ा दें तो ये इधर की तरफ नजर आएगी। अरे बंजा सिमसिम, ठीक है, ये इस तरफ, ये नॉर्थ से चल रही है। अच्छा तो नॉर्थ की नॉर्थ में बना दी मैंने, यहाँ पे है ना इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इधर ही। तो ये रेडियल डायरेक्शन अगर ले लूं तो ये इधर गई और इसमें इधर चली गई, ठीक है। कितनी भी मैं ले लूं ये इधर गई और इसके अकॉर्डिंग ये इधर आ गई। आप चाहे जितनी मर्जी लाइंस ले लो ये इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है, ये गई और ये इस तरीके। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अब इसको शो करने के लिए मैं दो चार लाइनें बीच बीच में से गायब कर देता हूं आप लोगों की को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसा हो रहा होगा।
जो सिमेट्रिक है, जैसे ये दो ले लिए, इसके और इसके रेस्पेक्ट में ये दो ले लिए, इसके और इसके रेस्पेक्ट में ये दो ले लिए मैंने, ठीक है, ये दो हो गए, और इसके और इसके रेस्पेक्ट में बराबर डिस्टेंस पर ये दो हो गए, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये लाइंस ऐसे आती है, ये आई अंदर और बिना इनको टच किए, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से हुई लाइन और ये चली गई, ये आई और ये ऐसे चली गई, ठीक है, वैसे जैसे बाहर मैग्नेट के अंदर टर्न होती है, ये गई और इधर टर्न होकर के ये ऐसे चली गई, ये गई टर्न होकर के इधर चली गई। क्या अब जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन भी रही हैं और कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यस और नो? यस। तो एक्चुअल में इस लाइन का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ना कि ये, इसका एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस वन इज द एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, नॉट दिस वन। लेकिन अगर हम इन चीजों को, ये जो डॉटेड लाइन है इन बीच में से, इनको मैं हटा दूं तो हमें क्या लगेगा कि अगर सिमेट्री के हिसाब से देखें तो क्या ये एक तरह से प्योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको शो कर रही होगी, ये वाली इसको शो कर रही है, ये इसको शो कर रही है, ये इसको शो कर रही है, और ये इसको शो कर रही है, इसी तरह से नजर इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाइज, यस और नो? एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इस जगह पे पूछूंगा इस पूरी लाइन के अलावा, तो जब मैं लाइन बनाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इसको बोलूंगा मैं, ये इसमें समझाने वाली बात है। इसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली बोलूंगा मैं, ये वाली बोलूंगा। बोलो ये कितनों को अच्छे से समझ में आ गई ये सिचुएशन? अब देखिए कि ऐसा करने से हुआ क्या। तो ये मेरी चल रही थी कॉइल, जब इस कॉइल को मैंने रोटेट कराया, थोड़ा सा घिचपिच हो गया डायग्राम, वापस से हल्का सा बना लेते हैं एक डायग्राम फिर से। ये इसके अंदर सिलेंडर, और ये सिलेंडर के ऊपर हमने प्लेस कर दी कॉइल। ये कॉइल कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। अभी इसका जो एरिया वेक्टर चल रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इस कॉइल को इधर ऐसे घुमा दिया। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर आ जाएगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। जहां जहां मैं इसको रोटेट कराऊंगा उधर उधर इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा। मैं यहां पर अंदर तक ही बनाता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए इजीली। ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर दूं तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके रेस्पेक्ट की ये वाली, ये इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी, ये इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी। अब सोचिए ये जो पहली सिचुएशन थी कॉइल की जिसका एरिया वेक्टर इधर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी इधर है और ए इधर है। बताइए इनके बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है? 90। तो इस फॉर्मूले में फर्स्ट सिचुएशन में थीटा कितना हो गया? 90। अब मैंने कॉइल को ऐसे घुमा दिया। बताइए ये है हमारा जो ब्लैक वाली लाइन है जो अब मैं डॉटेड बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और ये इसका एरिया वेक्टर। बताइए अभी इनके बीच में कितना एंगल नजर आ रहा है? 90। क्या सेकंड सिचुएशन में भी थीटा 90? अगर मैं इसको रोटेट करा दूं इस वाली के अलाउंग, देखिए तो क्या ये वाली जो कॉइल हुई, कॉइल एक्चुअल में पैरेलल हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर की तरफ। तो बताइए ये B और ये A, इनके बीच में अब एंगल कितना हो गया? 90। क्या हम अब ये बोल सकते हैं क्या कि ये जिस मर्जी डायरेक्शन में कॉइल रोटेट हो, ये वाली जो कॉइल है जिस मर्जी डायरेक्शन में रोटेट हो, ये जिस मर्जी डायरेक्शन में रोटेट हो, हमेशा एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, यस और नो? यस सर। सो देयरफॉर टॉर्क कितना हो जाएगा? Ni AB sin 91। क्या हम हमारे यहां पर जो टॉर्क इस पूरी सिचुएशन में, अब जो इस कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, चाहे रोटेशन किसी भी एंगल पर हो, क्या टॉर्क हमेशा NiAB लगेगा, यस और नो? कितनों को ये प्रॉपर चीज समझ में आ गई कि हमेशा NiAB लगेगा? देखिए अभी यहां पर तो हमारे पास जो सिचुएशन आई, अब मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट हो चुका है। पहली सिचुएशन कि हर सिचुएशन में जो टॉर्क लगेगा वो NiAB रहेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर of the coil and magnetic field, since magnetic field are always radial direction, radial magnetic field is being produced, hence the torque on the coil will be NiAB. Since N is the number of turns fixed, area of the coil ये भी आपने एक बार बना दिया, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, और B भी मैग्नेटिक फील्ड आपने एक परमानेंट मैग्नेट ले रखा है, ये भी फिक्स है। तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ करंट पर। करंट ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, करंट कम तो टॉर्क कम, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया हमारा कि हाँ भाई यहां पर कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी। जब कॉइल रोटेट कर रही है तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ये हेयर पिन पर मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, ये रहा हेयर पिन, मतलब सॉरी हेयर पिन बोल दिया, हेयर स्प्रिंग पर, हेयर स्प्रिंग के एक एंड पर मैंने पॉइंटर लगा रखा है, ठीक है। अब जब ध्यान से देखिएगा कि जब ये रोटेट होगा ऐसे, तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा। यहां पे सोचिए ये सामने, ये ऊपर रहा, ये देखिए, अब ये जब टर्न घूमेगा ऐसे, मान लीजिए मैं इधर घुमा रहा हूं, इधर की तरफ रोटेट करवा रहा हूं इस कॉइल को, तो ये इधर आ चुकी होगी ऐसे यहां पर। तो जब ये रोटेट होगा तो ये जो स्प्रिंग मैंने दिखाई आपको, ये वाली स्प्रिंग, ये टाइट होगी या लूज होगी इधर आते टाइम, इस तरफ रोटेट होते टाइम? टाइट होगी, यस और नो? और उस वजह से ये डिफ्लेक्ट होकर के इधर आ चुका होगा। ये सब सिचुएशन कब हुई है? जब करंट पास हुई है, करंट पास होने के कारण रोटेशन हुआ, रोटेशन के कारण ये इधर हुई। मान लीजिए अगर कोई कहे कि नहीं सर इधर के इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो ऐसे रोटेशन हो रहा है, चलो कोई नहीं, हम रोटेशन इधर करवा देते हैं। इधर जाने पर पॉइंटर इधर आ गया, तो ये लूज हुई या टाइट हुई? जब इधर जाएगी तो लूज हो रही। लेकिन अगर ध्यान से देखें इसके अपोजिट वाली, जब ये ऐसे घूम रहा है, इधर देखिएगा, जब ये इस ऐसे घूम रहा है तो ऊपर वाली स्प्रिंग, ध्यान से समझना कोशिश कीजिए विजुअलाइज करने की, कि जब ये ऊपर ऐसे घूम रहा होगा तो ये टाइट हो रही है या लूज? टाइट। उसके कंपैरिजन में जब ये ऐसे ही घूम रहा है तो ये वाली स्प्रिंग लूज हो रही है कि टाइट? लूज। भाई पूरा का पूरा एक साथ घूम रहा है, एक स्प्रिंग इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, अपोजिटली मैंने अटैच करी है। तो जब ये सिस्टम ऐसे घूम रहा है, वो स्प्रिंग टाइट हो रही है, तो ये स्प्रिंग क्या हो रही होगी? इसको ऐसे ही रोटेट करवाऊं तो लूज। और अगर मैं इसको एंटी रोटेट कर रहा हूं इधर ऊपर के कंपैरिजन में, तो ये वाली टाइट हो रही है, सॉरी ये वाली लूज हो रही है, और ये वाली टाइट। यानी कि दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के मैंने अपोजिट लगा रखी है। ये जब लूज हो रही होगी तो नीचे टाइट हो रही होगी। दोनों ही सिचुएशन में दोनों स्प्रिंग हमेशा कौन सी सिचुएशन में रहना चाहती है? इस स्टेबल सिचुएशन में। लूज वाली लूज होकर के वापस चाहेगी कि ये अपनी सिचुएशन को अटेंड करे, और उसी टाइम पे नीचे वाली भी टाइट हो चुकी है। अगर ये लूज हुई है तो इसके नीचे टाइट हो चुकी है। रोटेशन जब ऐसे हो रहा है, मान लीजिए इसके थ्रू हम बोल देते हैं कि इसमें मैंने उल्टी बना दी, ये देखिए, ये ऐसे बना देते हैं। जब ये ऐसे चल रही होगी तो ये लूज हो रही होगी और ये इस टाइम पे टाइट हो रही होगी। तो आप खुद सोचिए कि जब ये लूज हो रही होगी तो ये वापस रोटेट होकर के अपनी तरफ आना चाहती है। ये सिचुएशन कुछ ऐसे, ये मैंने एक रॉड क्रिएट कर दी और यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी। इस स्प्रिंग पे मैंने कुछ भी एक चीज अटैच कर दी, पॉइंटर। इसको अगर मैं इधर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, यानी कि इसको इस तरह से ट्विस्ट कर रहा हूं, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा।
ये वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये आपने 11th ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, एंगुलर रीस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? या थोड़ा कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि अगर इसको हम घुमाएंगे तो क्या एक फोर्स वापस लगेगा जो इसको रिस्टोर करना चाहेगा। यस और नो? Yes, sir. बेसिकली एंगल में जब लगता है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। लीनियर सिचुएशन में जो चीज रोटेट होती है, जो उसको इक्विलिब्रियम में लेना चाहती है, वो होती है फोर्स। एंगल जब बनता है तो एंगल में ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका काम कौन कर रहा होता है? रोटेशन को वापस से रिस्टोर करने का काम टॉर्क। तो होगा क्या, जब ये पॉइंटर इधर आ रहा है करंट फ्लो होने के कारण, उसी टाइम इस पर एक टॉर्क वापस से इधर की तरफ लग रहा है जो चाहता है कि ये पॉइंटर इधर आ जाए। जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूं, इसका डिफ्लेक्शन इधर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसी टाइम पर एक टॉर्क लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस पर लगने वाला इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क, ये वाला टॉर्क जो इसको इधर डिफ्लेक्ट करवा रहा है, इट इज ड्यू टू करंट। टॉ इज डिपेंडिंग ऑन करंट, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा हूं टॉर्क बढ़ रहा है, लेकिन उसी टाइम पर ये इतना लूज हो रहा है और नीचे ये इतना टाइट हो रहा है कि वो करंट के इसका अपोज कर रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मैक्सिमम, पहले यहां डिफ्लेक्ट हुआ, स्प्रिंग का रोटेशन इसको रोक नहीं पाया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन ये जब ज्यादा रोटेट होगा तो इसमें ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। फिर ये अभी भी रोक नहीं पाया, ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया सेम करंट के कारण। करंट इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, करंट वही है, लेकिन ये करंट के कारण डिफ्लेक्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे इसका मतलब स्प्रिंग ज्यादा टाइट होती जा रही है, ज्यादा टाइट होती जा रही है, जो चाहती है कि ये वापस से इधर आए, वापस इधर आए। एक सिचुएशन ऐसी अचीव हो जाएगी, मान लीजिए इस पॉइंटर पर, कि इस टाइम पे लगने वाला टॉर्क करंट के कारण और इधर लगने वाला टॉर्क स्प्रिंग के कारण, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। टॉर्क ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, आपको पता है कि टॉर्क ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? अल्फा की। अल्फा की जगह मैं दूसरा एंगल दे देता हूं, फाई। किसके प्रोपोर्शनल होता है? फाई, क्योंकि थीटा हम यूज कर चुके थे यहां पे। व्हाट इज फाई? जिस एंगल से यहां पर स्प्रिंग ट्विस्ट हुई है वो एंगल, टॉर्जन एंगल। ये ठीक वैसा है जैसे हुक्स लॉ आप पढ़ते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। स्प्रिंग कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के कारण, जिसको आप F इज इक्वल टू माइनस KX लिखते हो। माइनस साइन क्या शो करता है? कि फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है स्प्रिंग के। ये स्प्रिंग में हम फोर्स नीचे लगाते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगता है। ठीक वैसे ही टॉर्क कैसा लग रहा है जब हम इधर ट्विस्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा एंगल से टॉर्क करोगे उतना ही ज्यादा एंगल से उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। और इसकी वैल्यू लेट्स सपोज ये भी के मान लिया। के क्या है यहां पर? टॉर्जन कांस्टेंट। टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट। ये टॉर्जन कांस्टेंट अगर डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग वाला रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन एंगल, यानी कि पर यूनिट डिग्री कितना टॉर्क लग रहा है, हर एक डिग्री के एंगल पर कितना टॉर्क लग रहा है जो इसको वापस रिस्टोर करवाना चाहता है, इसको बोलते हैं टॉर्जन कांस्टेंट। ये कितनों को समझ में आ गया भाई? तो ये चीजें सब कुछ समझ में आ चुकी है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं इन सारे डायग्राम्स को, क्योंकि अब मैथमेटिकल चीजें चलेंगी। तो हमने देखा पहला टॉर्क NI भी लगा हमारे पास, क्योंकि हर जगह पे 90 डिग्री चल रहा था, एरिया वेक्टर बी के बीच है। इससे हमने ये बोला कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फिर इसके बाद ये कौन सा है, कौन सा टॉर्क है? करंट के कारण जो लग रहा है। फिर इसी तरीके से ये भी, ये करंट के कारण जो टॉर्क लग रहा है, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक रीस्टोरिंग स्प्रिंग वाल के कारण एक टॉर्क लग रहा है, जिसकी वैल्यू हमने बोली K फाई। फाई इज द एंगल जितने से ट्विस्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, कि भाई इतना डिफ्लेक्ट कर गया, ये डिफ्लेक्ट ही तो हो रहा है। ये देखो ये एंगल क्या है बता रहा है? फाई। सो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन, कि ये स्प्रिंग कितने से डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, K इज टॉर्जन कांस्टेंट। टॉर्जन कांस्टेंट ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम
जो स्प्रिंग टॉर्क है वो इसका काउंटर, एक काउंटर है तो एक एंटी काउंटर हो गया, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम में दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएंगे। स्प्रिंग टॉर्क लिखूं तो K phi इज इक्वल टू NIAB, NIAB। यहां से अगर मैं कितना डिफ्लेक्शन आया, कितने डिग्री से डिफ्लेक्शन आया वो निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K, एक्सक्यूज मी। हाँ भी ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारे पास निकल चुका है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। और सेकंड, यहां से हम डिफाइन करते हैं कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन करते हैं। और आई को अगर यहां से मान लीजिए मैं आई को डिफाइन करना चाहूं तो यहां से आई क्या लिख सकता हूं मैं, आई इज इक्वल टू K अपॉन NAB फाई। यहां पर ध्यान से देखूं तो K टॉर्जन कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, A एरिया फिक्स यानी कि कांस्टेंट, B कांस्टेंट। इस पूरे को हमने एक नाम दे दिया और इसको बोल रहे हैं G फाई। ये जो G है यही आपका क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो G की वैल्यू अगर मैं पूछूं कि यहां से G का आंसर क्या मिल जाएगा, तो G इज इक्वल टू I अपॉन फाई। बोले तो करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, हाउ द फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट अपॉन डिफ्लेक्शन, तो करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन कि यूनिट डिफ्लेक्शन में कितनी करंट फ्लो होगी वो उसका फिगर ऑफ मेरिट कहलाएगा। ठीक है साहब, ये कितनों को यहां पे समझ में आ गया। अब इसकी जो सेंसिटिविटी वगैरह है उसको अगले टर्न में करेंगे।